अच्छा अच्छा, तो ये चीजें आपने हर ड्रग में पढ़नी होती हैं। तो अब चलते हैं जो ड्रग्स फार्माकोलॉजी में पढ़ने हैं, जीआईटी फार्माकोलॉजी का पार्ट है। ये ओवरव्यू क्लासिफिकेशन है। आप जब भी वाइवा देने जाएंगे, एग्जामिनर एक्सटर्नल और इंटरनल, अब उनके पास इतना टाइम तो नहीं होता ना वो एक एक ड्रग का वो पूछें, तो वो इस तरह की क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू पूछ लेते हैं। अच्छा बेटा बताओ कि ये जीआईटी डिसऑर्डर्स में कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है ड्रग्स की। ये चीजें जो है ना, ये आप जब उन्हें बताएंगे फर फर करके, जब आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी, तो आपके नंबर कहीं से नहीं जाते। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। हम शुरू करते हैं ऊपर से, मतलब जीआईटी के स्टार्ट से लेकर हमने जाना है एंड तक। ठीक है, तो स्टार्ट से शुरू किया, सबसे पहले आता है मोटिलिटी प्रोमोटर्स। मोटिलिटी प्रोमोटर्स क्या होते हैं? जो चीज मैं अभी ना आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देने लगा हूँ, इन डिटेल तो हम वहीं पे पढ़ेंगे इसकी जब टॉपिक आएगा, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू देने लगा हूँ साथ साथ, ताकि आपको समझ आती जाए। मोटिलिटी प्रोमोटर्स वो होता है जो कि आपकी मोटिलिटी को रेगुलेट करता है, इंटेस्टिनल मोटिलिटी और स्मॉल इंटेस्टिनल मोटिलिटी खास तौर पर उसको रेगुलेट करता है। इसके अंदर जो है, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, मोटिलियम दवाई का सुना होगा, वो इसी क्लास से बिलोंग करती है। इसके अलावा डोम पेरिडोन भी उसी का ही नेम है, वो एक और ब्रांड में भी आता है। खैर, अच्छा, जो दूसरी चीज आती है वो आती है फिर एसिड पेप्टिक डिजीज। स्टमक में आ गए हम। स्टमक के अंदर जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है ना, वो लाइनिंग जो है वो खराब हो जाती है, इरोजन हो जाती है उस लाइनिंग की, या फिर डिस्पेप्सिया हो जाता है, गर्ड हो जाता है। ये सारे जो हैं ये एक ब्रॉड टर्म एसिड पेप्टिक डिजीज के अंडर जो है डील किए जाते हैं। अब इसके अंदर जो है काफी ज्यादा मेडिसिन आती हैं, वो हम अभी जाके पढ़ेंगे वन बाय वन। इसके बाद आता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। दो चीज किस्म की ये चीजें होती है, एक होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और एक होता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इसको आईबीएस कहते हैं और इसको आईबीडी कहते होते हैं। तो आईबीएस जो है ना, आईबीएस स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड है कि आपकी जो बावल मोटिलिटी या बावल हैबिट्स हैं उनमें डिफरेंस आ जाए। मतलब किसी को, और खास तौर पर ये 40 से 50 इयर्स की एज में मैन वुमेन को होता है कि उनके बावल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, स्पेंस कहते हैं वो, या फिर डायरिया भी हो सकता है। दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। तो जिसमें इरिटेशन है, आमतौर पर ना नाम पे नोट किया करें। हर चीज का नाम ही बताता है कि उसकी डिटेल क्या है, डेफिनेशन क्या है उस चीज की। तो इरिटेबल बावल सिंड्रोम यानी बावल बावल की हैबिट्स इरिटेबल है। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज मतलब बावल, मतलब आपकी इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी डिजीज कोई हो गई है, तो उसके अंदर ये ड्रग्स हम पढ़ेंगे। फिर आता है एक बहुत ज्यादा बड़ी क्लास जो है एंटीमेटिक्स। हम ट्रिप पे जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, या फिर वैसे ही सफर करते हैं, कुछ लोगों को मोशन सिकनेस होती है। किसी को ना भी हो तो फूड पॉइजनिंग में या फिर बाकी जितने भी जीआई डिसऑर्डर्स आते हैं उसके अंदर जो वॉमिटिंग है वो काफी ज्यादा, हमने तकरीबन ये भी है कि साइड इफेक्ट में भी हर ड्रग के फार्मा की यही लिख दो, वॉमिटिंग, डायरिया और नोजिया। तो इसके लिए ये सारी क्लास बनाई है एंटीमेटिक्स की, जो वॉमिटिंग रोकते हैं। तो इसके अंदर ये सारे ड्रग्स आते हैं, ये सारे हम पढ़ेंगे। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है इस चैप्टर का, जिसके आज एक लेक्चर है और कल दूसरा लेक्चर होगा, और मैं आपको ये सारा जो है वन बाय वन समझाऊंगा। आपने गौर से सुनना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और बड़ी मजे की चीज है फार्मा, क्योंकि वो चीज जो है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में ना आपको हेल्प करती है। रोजाना आप किसी ना किसी को, अच्छा यार ये वाली दवाई, अच्छा ये होती है, समझा दें, तो ना अगला बंदा कहता है यार वाह वाह इसे तो सब पता है। अगर आप बाकी को ये बताने लगेंगे ना, अगर आपको दवाई का नाम नहीं आता लेकिन आपको पता है कि यार ये बीमारी से यही होता है, वो कहेगा यार डॉक्टर को तो दवाई का तो पता नहीं है, ये बाकी चीजें तो बाद में पूछते हैं ना जो आम लोग होते हैं। खैर, चीज तो हमारे लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चीज जो है ना, ये आपकी रोजाना की लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीज है, और खास तौर पर दिस इज द बेस ऑफ मेडिसिन। अच्छा, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ना सिर्फ वो है एसिड पेप्टिक डिजीज। एसिड पेप्टिक डिजीज है क्या? एसिड पेप्टिक डिजीज होती किधर है?
उसके लिए ड्रग्स कौन सी यूज होती हैं और उसके अंदर कौन कौन सी डिजीजेस आती हैं। अच्छा, अब हम ये एक क्लास पढ़ने लगे हैं ड्रग्स की। अब हम किस तरह आगे मूव करेंगे इसमें, पहले ये होगा कि हम एसिड पेप्टिक डिजीज की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, क्योंकि देखें फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी का एक काफी क्लोज इंटरेक्शन होता है, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज की फिजियोलॉजी नहीं पता, आपको ये नहीं पता चलेगा कि यार इस ड्रग ने उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी जो एबनॉर्मल हुई हुई है उस पर किधर एक्ट करना है। अगर बायोकेमिस्ट्री पता होगी तो उससे उसके रिसेप्टर्स का पता चलेगा किधर एक्ट करना है और क्या अफेक्ट लाना है उसने, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं एसिड पेप्टिक डिजीज। चलो नाम से शुरू करते हैं। एसिड पेप्टिक डिजीज मतलब ऐसी डिजीज जिसमें एसिड, ठीक है, पेप्टिक लफ्ज जो है ना ये खासतौर पर स्टमक से निकला है, तो एसिड सॉरी मैं खुद ही बोलना बंद हुआ था, मेरा जो नेट है वो कनेक्ट हो रहा था, इस वजह से आपको आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है सबको आवाज? चल सही। अच्छा जी, तो हम पढ़ रहे थे कि ऐसी डिजीज, ये पेप्टिक लफ्ज किससे रिलेटेड है, स्टमक से, ठीक है। एंजाइम भी है एक स्टमक का, पेप्सिन, ठीक है। तो ऐसी डिजीज जो रिलेटेड है एसिड प्रोडक्शन से स्टमक में, ठीक है, उन सारी डिजीजेस को कहते हैं एसिड पेप्टिक डिजीजेस, ठीक हो गया। तो group of disorders in which there is erosion and ulceration of mucosal lining as well as increased acid production, irregular motility is called acid peptic disease। अच्छा, ये ना ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है, मैंने पहले भी आपको बताया, तो इसके अंदर ना सारे डिसऑर्डर्स, गर्ड आ जाता है, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है, जो एसिडिटी हो जाती है, हार्ट बर्न होता है, वो भी इसके अंडर आता है, डिस्पेप्सिया भी, बदहजमी भी इसके अंडर आती है, अल्सर्स जो हो जाए खासतौर पर वो भी इसके अंडर आते हैं, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम हो जाए, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड हो जाए, ये सब चीजें डील करते हैं एसिड पेप्टिक डिजीज में। अच्छा, तो ये है एक ओवरव्यू कि इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स जो है हमने पढ़ने हैं, ठीक है। एंटीसिड्स पढ़ने हैं, म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स पढ़ने हैं, एंटीबायोटिक्स एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स पढ़ने हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स पढ़ने हैं, पीपीआईज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स पढ़ने हैं, हिस्टामीन रिसेप्टर ब्लॉकर्स पढ़ने हैं, ये सारे जो है हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। तो हमें तो पता चल गया कि यार एसिड पेप्टिक डिजीज होता क्या है, ठीक है। अब जरा सा ना मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, आपने ना फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है स्टमक के अंदर क्या क्या होता है, एसिड किस तरह प्रोड्यूस होता है, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं, तो मैं जरा रिकॉल करवा देता हूँ। अच्छा, ये होता है हमारा स्टमक, ठीक है, इसके अंदर ये पार्ट्स हैं, सही हो गया। अब ये ना समझिएगा कि ये तो फुल बच्चों वाली बात है, अक्सर कुछ बच्चों को बच्चों वाली बात भी नहीं याद रहती, और जब तक वो ना हो तो आपकी बेस नहीं बनती, ठीक है। तो एक एक बात जो है वो बहुत जरूरी होती है। आपने ना क्वेश्चन करने से घबराना नहीं है, इवन आपको ये भी नहीं पता ना कि पैराइटल सेल्स क्या होते हैं, आपने मेरे से वो भी पूछना है, हर चीज आपने मेरे से पूछनी है, ये नहीं सोचना कि भाई किस तरह का सवाल मैं पूछ रहा हूँ अजीब लगेगा। तो इसके सारी जो लाइनिंग है ना, ये म्यूकोजल लाइनिंग होती है, इसके अंदर जो है ना वो सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स बना होता है स्टमक, तो ये सेल्स होते हैं, ये सरफेस म्यूकोजल सेल्स होते हैं, ये टिप से हम चल रहे हैं नीचे बेस की तरफ, ठीक है, टिप से चल रहे हैं बेस की तरफ। तो ये पहले आता है सरफेस म्यूकोजल सेल्स आते हैं, फिर ब्राइटरली सेल्स आते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं इन्हें, फिर म्यूकस नेट सेल्स आते हैं, फिर चीफ सेल्स आते हैं, फिर एंडोक्राइन सेल्स आते हैं, ठीक है।
तो ये होते हैं 5 किस्म के सेल्स हमारे स्टमक में। इनका काम है म्यूकस बनाना, इनका काम है एसिड बनाना, इनका काम फिर से म्यूकस बनाना, इनका काम पेप्सिन बनाना, इनका काम जो है गैस्ट्रिन बनाना। तो ये है नॉर्मल फिजियोलॉजी के ये स्टमक के अंदर ये होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टमक के अंदर एसिड किस तरह बन रहा है। ठीक है, हमने खाना खाया, सपोज करें हमने ना बेस्ट चीज जो है, जो मेरी बेस्ट चीज है, हमने जो है वो पास्ता खा लिया। ठीक है, अब जब हमने पास्ता खाया ना, तो हुआ ऐसे कि पास्ता आपका यहाँ से होता होता पास्ता आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब पास्ता जब यहाँ पे आया ना, पास्ता के अंदर एक तो पहले तो हमें पता चल रहा है हम पास्ता खा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये एक ना अंदर का व्यू है उसके स्टमक की। तो अब साथ साथ ना स्टोरी आपने सुनती जाना है। तो ये पास्ता आपने खा लिया, आपकी आंखों ने पास्ते को देखा, आप कितने उसकी खुशबू होंगी यार, मुझे तो अभी तो भूख लगने लगी वैसे। खैर, तो वो जो है पास्ता खाया, तो ये जो वेगस नर्व होती है ना, इसने आके सिग्नल दिया कि चलो भाई पास्ता खा लिया उसने, अब हमारा काम है उसको हजम करना। ठीक है, एक तरफ ये चल रहा होता है, वेगस नर्व आके बताती है, दूसरी तरफ जब ये पहुंचता है ना पास्ता, तो पेप्टाइड्स जो है, ठीक है, आपने पास्ता के साथ जाहिर बात है चिकन भी खाया होगा, साथ प्रोटीन्स या पेप्टाइड्स या फिर इवन इवन जो है दूसरे केमिकल्स भी होते हैं जो फूड के अंदर जो होते हैं, वो भी आके बताते हैं पेप्टाइड्स के अलावा इन जी सेल्स को। हमने पीछे पढ़ा है जी सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सेल्स को ही जी सेल्स का नाम दिया हुआ है। ठीक है, एंडोक्राइन सेल्स को, इन एंडोक्राइन या जी सेल्स को आके बताते हैं कि यार इस बंदे ने खाना या पास्ता खा लिया, तो अब करता है हमने एसिड सेक्रीट, तो काम शुरू कर दो। तो जैसे ही ये जी सेल को आके ये दोनों चीजें एक्शन देती हैं, तो यहाँ से रिलीज हो जाता है गैस्ट्रिन हार्मोन। ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज हुआ। अब ये छोटा छोटा गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज हुआ ये ब्लड के अंदर। ठीक है, ये एंडोक्राइन सिस्टम के तहत चलता है, एंडोक्राइन सेल इस वजह से लिखा होता है इसको। ठीक है, ये जाता है ब्लड के अंदर, ये गैस्ट्रिन हार्मोन आपका ब्लड के अंदर जा रहा है, ये मेरा क्वेश्चन फॉलो करना। ठीक है, ये ब्लड वेसल के अंदर होता होता ये पहुंच जाता है एंटेरोक्रोमोफिन सेल। ये पड़ा है एक एंटेरोक्रोमोफिन सेल जिसको ईसीएल सेल लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपकी मीनिंग कैटसन में या कैटसन में ना काफी खौफनाक सी डायग्राम है, अगर आप इसे समझ लेंगे तो ये काफी आसान हो जाएगा आपके। तो ये जो है आता है, और ये जो गैस्ट्रिन कोलिसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर है, सीसीटी का मतलब है कोलिसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर, तो ये इस पे आके लग जाता है। ठीक है, जब ये इस पे आके लगेगा ना, तो होता ऐसे है कि एंटेरोक्रोमोफिन सेल जो है ना, वो बनाने लग जाता है हिस्टामिन। ठीक है, इसके अलावा ये वेगस नर्व ने डायरेक्ट भी एक्शन किया इसके ऊपर, मस्करीनिक रिसेप्टर देख रहे हो, ये वेगस नर्व के इधर आई थी। ठीक है, अब इस पार्ट को छोड़ दो, ये मैं बाद में बताता हूँ, ये वाला जो पार्ट है ना ये मैं बाद में बताता हूँ आप लोगों को। अभी आ जाओ इस वाले पार्ट पे कि एक वेगस नर्व ने इस पे एक्ट किया था, पेप्टाइड्स ने भी इस पे एक्ट किया था, और एक वेगस नर्व ने डायरेक्ट एक्शन इसे दिया था और इसे दिया था। ठीक है, तो यहाँ से एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, मस्करीनिक रिसेप्टर पे आया, इन दोनों ने मिलकर कहा कि चल भाई एंटेरोक्रोमोफिन सेल आप हिस्टामिन बनाओ। ठीक है, हिस्टामिन उसने बनाई और हिस्टामिन डोप आउट कर दी। ठीक है, हिस्टामिन डोप आउट हुई तो साथ पड़ा जो पाराइटल सेल है उस पे 3 रिसेप्टर हैं। ठीक है, ये 3 रिसेप्टर नजर आ रहे हैं, ये है मस्करीनिक M3 रिसेप्टर। आपने पढ़ा होगा अपनी जो आपको आपके लेक्चर हो गए हैं ऑटोनॉमिक के, तो उसके अंदर पढ़ा होगा आपने, ये M3 रिसेप्टर है, स्टाइल कोलिन इस पे आके एक्ट करेगा, जो वेगस नर्व से रिलीज हुआ है। ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम चल रहा है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब जो है हिस्टामिन डॉक आउट हुआ, उसने एक्ट करना है हिस्टामिन H2 रिसेप्टर पे। 3 हिस्टामिन रिसेप्टर हैं, अगर आपने एनसेड वाला चैप्टर पढ़ लिया है, इकोसानाइड्स एक्सेट्रा वाला, तो H1 H2 H3, लेकिन जो पैराइटल सेल पे बेसिकली है वो है H2 रिसेप्टर। ठीक हो गया, और जो थर्ड रिसेप्टर है वो है गैस्ट्रिन कोलिसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर। यहाँ से गैस्ट्रिन यहाँ से निकल के इस पे भी एक्ट कर रहा है और यहाँ से निकल के इस पे भी। अभी सेल तो सारे साथ पड़े हैं ना, सबको ब्लड सप्लाई है, तो गैस्ट्रिन जो है वो इन दोनों सेल्स पे एक्ट कर रहा है। अब होता ये है आगे, तो
जब ये तीनों रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये पैराइटल सेल को सिग्नल मिलता है कि हम जो है हाइड्रोजन एटीपीएस पंप है वो एक्टिवेट कर दें, जिससे हाइड्रोजन जो है वो बॉडी ऑफ स्टमक के अंदर मूव कर जाए या फंडस ऑफ स्टमक के अंदर मूव कर जाए, और पोटेशियम जो है वो पैराइटल सेल के अंदर मूव करे। तो ये जो है ये पंप एक्टिवेट हो जाता है, और इसका ये होता है कि आपका जो पास्ता होता है ना, वो अंदर जो है उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। पास्ता की डाइजेशन जो है वो खत्म हो गई, पास्ता आपकी चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये जो एसिड होता है ना, ये जो हाइड्रोजन आइंस होते हैं एसिड के, ये HCl के साथ जो मिलकर HCl बना देते हैं, तो ये हाइड्रोजन आइन जाके बताते हैं वापस इन डी सेल्स को, ये भी एंडोक्राइन सेल का पार्ट होते हैं, इन डी सेल्स को बताते हैं कि यार पास्ता तो खत्म हो गया हमारे पास, तो आप जरा अपने भाई को कहो जरा काम खुला कर दे ताकि जो मजीद गैस्ट्रिन है वो रिलीज ना हो। तो अब जो हाइड्रोजन आइंस है उसने आके सोमेटोस्टेटिन रिलीज करना है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो वेगस नर्व है उसकी इनहिबिशन जब हो जाती है ना, तो ये दो चीजें एक्ट करी, एक हाइड्रोजन आइन और एक वेगस नर्व, जैसे इस पे एक्ट कर रहा था पेप्टाइड्स और वेगस नर्व। तो जब वेगस नर्व इनहिबिशन हो जाती है, मतलब आपका खाना आपकी प्लेट में खत्म हो गया, आप जो है खाना खा चुके हैं और आपके स्टमक में खाना पास आउट हो गया है, तो सोमेटोस्टेटिन ये रिलीज करता है डी सेल, ये डॉक आउट होके सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर्स ऑन जी सेल जो है वो एक्ट करता है और कहता है बस कर यार गैस्ट्रिन खत्म, काम खत्म, अपना सुकून करो। तो ये जो है इसकी जो सेक्रीशन है वो रुक जाती है, सही है। तो चलो मैं फिर से एक दफा रिपीट करता हूँ ये पूरा जो कहानी है क्या हुआ। पास्ता आया, पास्ता आता है, इसके पास्ता जब आया तो पास्ता हमारे स्टमक में आया, ये है पी से पास्ता, ठीक है। पास्ता स्टमक में आया, उसके पेप्टाइड्स ने एक्टिवेट किया इस जी सेल को, इस जी सेल को एक्टिवेट किया, साथ वेगस नर्व का फंक्शन हुआ, वेगस नर्व ने भी एक्टिवेट किया, तो ये जो गैस्ट्रिन है ना ये निकलने लगे, एक ग्रीन ग्रीन गैस्ट्रिन जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, जाता 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 ये आ गया एंटेरोक्रोमोफिन सेल के पास, और वहां पे आके इसने कहा कि चल भाई हिस्टामिन रिलीज कर इस रिसेप्टर पे एक्ट करके। साथ ही वेगस नर्व ने इसको भी एक्टिवेट करवा दिया और इस पे भी एक्ट कर दिया। जब हिस्टामिन रिलीज हुई उसने हिस्टामिन रिसेप्टर पे एक्ट कर दिया, और गैस्ट्रिन जो है वो इसने इस पे एक्ट कर दिया। तो देख रहे हो प्रिंसिपल सेल कौन सा बन रहा है, पैराइटल सेल, ठीक है, जिसने HCl सेक्रेट करना है। हर किसी का एक एक चीज, गैस्ट्रिन इसका गैस्ट्रिन, इसका जो है हिस्टामिन, और इसका जो है स्टाइलकोलिन, ये सब चीजें एक्ट कर रही हैं पैराइटल सेल पे, क्योंकि इन सब का एक मेन टारगेट है जो है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप, ठीक है, जिससे HCl सेक्रेट होना है। जब ये ज्यादा खत्म हो गया खाना पास्ता फिनिश, तो यहाँ पे आके HCl इसके हाइड्रोजन आइंस ने बताया कि चल भाई अब सोमेटोस्टेटिन रिलीज करो, हमने इस गैस्ट्रिन को नेगेटिवली इनहिबिट करना है, इसकी नेगेटिव इनहिबिशन करनी है क्योंकि खाना हजम हो चुका है। तो ये सब होता है नॉर्मल फिजियोलॉजी में। जो जो रिसेप्टर हैं, अब हमने इन रिसेप्टर को मैनिपुलेट करना है कि हम इन रिसेप्टर पे अपनी जो मेडिसिन हैं वो लगाएं, ठीक है, जब खाते हैं इन रिसेप्टर्स पे लगती है और इनसे सारे काम निकलवाएं। तो ये हो गई फिजियोलॉजी। अगर किसी को फिजियोलॉजी समझ नहीं आई तो मुझे अभी बता दें, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आ गई है तो हम आगे चलते हैं। तो कोशिश किया करो आप सारे के ना, मैं लेक्चर जो पढ़ा रहा हूँ ना वो साथ साथ याद करने की कोशिश किया करो, ठीक है। आराम आराम से मैं पढ़ाता हूँ एक एक स्टेप, तो साथ साथ याद किया करो सारे, ताकि जब आप बुक खोलें ना आपको पता हो कि ये सारा मैंने पढ़ा हुआ है। अच्छा ये मैंने लेक्चर जो है फिर से बता दूं, चलो मैं फिर से बता देता हूँ। अच्छा ये देखो, होता ऐसे है कि मेरा जो रेड पॉइंट है ना इसको फॉलो कर, इनहिबिट वाला मैं सारा बता देता हूँ फिर से। जरा हम 1 मिनट के लिए पिछली अपनी डायग्राम जो है ना उस पे चलते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे ये हो रहा है कि ना, यहाँ पे आपने पास्ता खा लिया, ठीक है, इस टाइम पास्ता यहाँ पड़ा है, ये देखो रेड पास्ता पड़ा हुआ है, ठीक है,
रेड पास्ता इधर पड़ा हुआ है, व्हाइट सॉस पास्ता नहीं था, खैर होना वही चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पास्ता पड़ा हुआ है। अब पास्ता यहाँ पे आया ना, तो इन सारे सेल्स ने कहा कि स्टमक में इस पास्ता को डाइजेस्ट करना है, ठीक है। तो हम आए आगे, आगे हमने कहा, अच्छा हम आए आगे, आगे हमने कहा कि यहाँ पे पास्ता आ गया, ठीक है। उसी डायग्राम का हम फॉलो कर रहे हैं, ये बॉडी है स्टमक की, ये पास्ता पड़ा हुआ है, ठीक है, जो मैंने जहां निशान लगाया, ठीक है, ये पास्ता पड़ा हुआ है इस टाइम। इस पास्ता के पेप्टाइड्स ने कहा जी सेल को, जो एंडोक्राइन सेल है, कि आपने एक हार्मोन रिलीज करना है, उस हार्मोन से एसिड की प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो है ये रिलीज हुआ, ब्लड में गया, और ब्लड से होता हुआ एंटेरोक्रोमोफिन सेल तक पहुंच गया। अच्छा ये यहाँ तक पहुंच गया ना, अब यहाँ तक होल्ड रखो। यहाँ पे वेगस नर्व ने आंखों से और स्मेल से भी एसिड प्रोडक्शन किस तरह होती है, वो होती है इस वेगस नर्व से। आपने आंखों से देखा, आपने स्मेल की, सॉरी मेरी ड्राइंग जरा खराब है तो हार्ट और नोज में कोई फर्क नहीं नजर आना, खैर। तो आपने स्मेल की, आपने अपनी आंखों से देखा, तो आंखों और स्मेल किया हुआ वेगस नर्व पे गया, वेगस नर्व ने भी आके इसको कहा कि चलो भाई आप गैस्ट्रिन सेक्रेट करो, तो यहाँ से और गैस्ट्रिन निकल रहा है। अब ये दोनों चीजें जो है, गैस्ट्रिन जो है वो पहुंच चुका है अपने फर्स्ट स्टॉप से निकलकर अपने सेकंड स्टॉप तक। तो सेकंड स्टॉप पे आ गया, सेकंड स्टॉप पे उसने कहा है कि एंटेरोक्रोमोफिन सेल आपने ना हिस्टामीन बनानी है, क्योंकि आगे हिस्टामीन रिसेप्टर पड़ा हुआ है, इस पे एक्ट करनी है, तो हिस्टामीन सेक्रेट हो गए। साथ साथ वेगस नर्व ने सिर्फ इसे नहीं किया, वेगस नर्व ने साथ साथ जाके इस पे भी एक्ट कर दिया, इस पे भी एक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो हिस्टामीन निकली, इसने इसको कवर कर लिया, एसिटाइलकोलिन ने इसको, और जो गैस्ट्रिन निकला था उसने इस पे एक्ट कर दिया। अब जब ये तीनों रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, तो हमारा पैरेटल सेल ने हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। अब जब ये एक्टिवेट हो गया ना, तो हमारा पास्ता जो है उसका मर्डर शुरू हो गया अंदर, ये देखो ये मर्डर हो रहा है पास्ता, ये खत्म हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है पास्ता, ठीक है। ये सारा हो गया पास्ता का मर्डर। अब पास्ता का मर्डर हो गया अंदर, तो बचा क्या है हमारे पास, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, क्योंकि ये मर्डर हो गया तो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, ठीक है। लेकिन जो हाइड्रोजन और HCl बच गया ना, अब क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना वो एक फीडबैक के थ्रू काम करता है, ताकि ये ना हो कि जब एसिड सेक्रेट होता रहे एसिड सेक्रेट होता रहेगा, तो उसने तो मैदा ही हमारा गला देना, अल्सर्स बन जाने। तो जब काम हो जाता है तो ये डी सेल, तो ये जो एसिड है ना, एसिड का हाइड्रोजन आयन, ये है इनहिबिशन वाली बात, तश्मीन ये सुने, हाइड्रो ये जो है इस पे एक्ट करता है डी सेल पे, कि भाई यहाँ पे मेरा काम हो गया है, तो मैं ज्यादा हो गया हूँ, तो आप जो है सोमेटोस्टेटिन रिलीज करो। ये सोमेटोस्टेटिन रिलीज करता है, और सोमेटोस्टेटिन नेगेटिवली इनहिबिट कर देता है गैस्ट्रिन प्रोडक्शन को, ठीक है। तो गैस्ट्रिन इनहिबिट हो जाता है, जब गैस्ट्रिन इनहिबिट हो गया तो इसमें से कुछ जो है वो नहीं होना, बाकी सब खत्म, एसिड प्रोडक्शन खत्म, हमारा पास्ता भी खत्म। तो ये हो गया हमारा फिजियोलॉजी ऑफ एसिड सेक्रेशन। अच्छा फार्माकोलॉजी में ना मैनिपुलेट होते हैं ये सारे रिसेप्टर और सारी जो फिजियोलॉजी है। तो अब हम आगे जाके पढ़ेंगे कि अब जो ड्रग्स यूज कर रहे हैं ना, वो किस तरह ड्रग्स जो हैं वो काम आने हैं। तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ड्रग्स यूज इन एसिड पेप्टिक डिजीज। तो 5 किस्म के ड्रग्स हैं जो एसिड पेप्टिक डिजीज में यूज होते हैं, ठीक है। ये हम शुरू में पहुंच जाते हैं, 5 किस्म के ड्रग्स हैं, एंटासिड्स, H2 ब्लॉकर्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स और एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये सारे यूज होते हैं एसिड पेप्टिक डिजीज। तो अब आ जाते हैं हम वन बाय वन इनकी डिटेल की तरफ। तो होता है ये एंटासिड्स, नाम से देखो एंट एसिड्स, एंटी एसिड, ठीक है। ये ड्रग जो है ये एसिड के खिलाफ काम कर रहा है। तो ये ड्रग जो होता है ना, ये बेसिकली होती है वीक बेस, जो स्टमक एसिड जो है ना उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। हमने पढ़ा हुआ है कि यार जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है
तो सोल्ट प्रोड्यूस हो जाता है और न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, एसिड का असर खत्म हो जाता है। तो ये वही खत्म कर रहा है असर, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं सबसे पहले इसकी फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक, अच्छा जो चीजें मैं लिखना भूल गया हूं ना वो मैं आप टाइप कर देता हूँ। फार्माकोकाइनेटिक इसकी ये होगी कि आपने ये पिया, सिरप पिया या गोली खाई, इस सिरप या गोली ने अंदर आके एसिड जो है और प्लस बेस का एक्शन हुआ और न्यूट्रलाइज हो गया, ये है इसकी फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है। अब वो कहता है कि यार एंटासिड ना एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है, ये भी फार्माकोकाइनेटिक चल रही है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता कट से, ठीक है, और कुछ होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। जो एब्जॉर्ब ही ना हुआ तो वो कहाँ से एक्सक्रीट हो गया, हमारे फिक्सिस में, ठीक है, और जो एब्जॉर्ब हो गया वो कहाँ गया, हमारे लिवर में मेटाबॉलिज्म के लिए, या फिर रीनल ट्यूबुलर सेक्रीशन से वो निकल गया बाहर। तो ये हमने पढ़ लिया अपना, एक चीज हम टिक कर लेते हैं, हमने इसकी फार्माकोकाइनेटिक पढ़ ली, ठीक है। हुआ ये हमने पिया, इसका एक्शन हुआ एसिड और बेस का, न्यूट्रलाइज कर दिया इसने हमारे एसिड को जो अभी पहले हमने सेक्रीट करवाया था, और फिर जो है ये या तो फीसिस में निकल गया या फिर इसका लिवर में और किडनी में मेटाबॉलिज्म। अब उसने एक और बात मैंने इधर लिखी हुई है कि ये रिड्यूस करता है रिकरेंट स्टेट। अब आप खुद ही सोचें, एक ड्रग है जिसके पीने से जो है एसिडिटी जो है उस टाइम के लिए खत्म होती है, तो ये एक वक्तीय ड्रग है, इसका शॉर्ट टर्म एक्शन है। अगर आपको एसिडिटी होती है खाना खाने के बाद, या आमतौर पर पाकिस्तानियों को अगर बकरा ईद में है तो उन्होंने काफी ज्यादा बकरा खा लिया या फिर कुछ भी खा लिया, मटन, बड़ा गोश्त, तो उसके बाद एसिडिटी होती है, तो तब जो है वो ये एंटासिड यूज करते हैं वक्ती निजात के लिए, ठीक है। अब एंटासिड्स की एग्जांपल ये हैं, ये कुछ ना एंटासिड्स हैं जो यूज हो रहे हैं। पहला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और थर्ड है कैल्शियम कार्बोनेट, और फोर्थ है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसमें फर्क क्या है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये गट में एब्जॉर्ब नहीं होते, ये सीधा जाते हैं, एसिड इनहिबिट करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, और फिर जो है ये निकल जाते हैं फीसिस में, या फिर जो है फीसिस में निकल जाते हैं। जो बाकी दो है ना, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, इनका होता है सिस्टेमिक इफेक्ट। सिस्टेमिक इफेक्ट तो नहीं कहूंगा, इफेक्ट तो इनका स्टमक में ही होता है, लेकिन ये जो है ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं गट से, ठीक है। गट से एब्जॉर्ब होने के बाद ये जो है इनका मेटाबॉलिज्म होता है लिवर और किडनी में, और फिर ये जो है इसकी रीनल ट्यूबुलर एक्सक्रीशन हो जाती है। तो ये चार ड्रग्स हैं जो यूज करते हैं इनके। अब आ जाते हैं हम अपने आखिरी चीज की तरफ, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। हमने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ ली, हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिया कि वो एसिड बेस न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। अब हमने साइड इफेक्ट पढ़ना है कि साइड इफेक्ट एल्यूमिनियम का होता है कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि एल्यूमिनियम बावल मूवमेंट कम कर देता है, जबकि मैग्नीशियम उसका उलट होता है, वो इंक्रीज कर देता है, उसका होता है डायरिया, ठीक है। तो ये दो चीजें जो हैं ये इनके साइड इफेक्ट्स हैं। अब आते हैं हम आगे। आगे जो हमने पढ़ना है, आपको एक इसकी ड्रग्स दिखाता हूँ जो कि पाकिस्तान में यूज हो रही हैं। आपने सारों ने वो देखी हुई हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि उसको ये एंटासिड्स कहा जाता है आज से पहले, लेकिन अब इंशाल्लाह पता चल जाएगा। तो ये ड्रग्स हैं जो आपकी होती हैं एंटासिड्स। एक मिनट में जरा ये मिटा लूं। अच्छा, ये म्यूकेन सिरप हो गया, ये देखो इस पे लिखा हुआ है, इसके देखोगे ना, मुझे भी नहीं नजर आ रहा, लेकिन ये एल्यूमिनियम का सॉल्ट होता है, कुछ मैग्नीशियम का होता है, ये देखिए हेल्जिनेट कंपाउंड, एल्यूमिनियम कंपाउंड है, और ये तीनों, ठीक है। ये सारे जो हैं ये सारे एंटासिड्स हैं, ठीक है। ये सारे एंटासिड्स हैं, सारे आपको पता है। गैविस्कॉन सिरप काफी आम है, म्यूकेन सिरप, डाइजेक्स एमपी, ये सब जो है ये हैं एंटासिड्स। पहली क्लास खत्म। दूसरी जो क्लास है एसिड पेप्टिक डिजीज में जो ड्रग्स यूज होते हैं। अच्छा, अब आते हैं यूजेस की तरफ। यूजेस भी मैं आपको बता दूं इसके यूजेस क्या होते हैं एंटासिड्स के, ये यूज किस किस जगह करते हैं। पहला तो ये हो गया कि एसिडिटी होगी हार्ट बर्न में, फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है वो होती है एंटासिड्स की।
सेकंड, ये अल्सर्स में भी यूज होते थे लेकिन अब नहीं होते, क्योंकि अल्सर्स के लिए हमारे पास काफी इफेक्टिव जो चीज आ गई है वो आ गई है ओमेप्राजोल, या जिसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। जो नेक्स्ट क्लास है वो है H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट। H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट जो है वो क्या होता है, ये देखो नाम पे जाओ, फिर से नाम पे जाओ कि ये जो H2 रिसेप्टर है, पढ़ा था हमने H2 रिसेप्टर किधर होता है। ये देखो ये H2 रिसेप्टर था, देख रहे हो पैरेटल सेल के ऊपर ये H2 रिसेप्टर। ठीक है, स्पेसिफिकली H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट इस रिसेप्टर का बेड़ा गर्क करके इसको ब्लॉक कर देता है। मैंने कहा था ना कि फिजियोलॉजी को ही मैनिपुलेट करते हैं फार्माकोलॉजी के ड्रग्स। ठीक है, तो ये फिजियोलॉजी थी नॉर्मल, इसको मैनिपुलेट किया और ये जो ब्लॉकेज हो गया हिस्टामिन रिसेप्टर पे। तो अब आ जाते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक की तरफ। ये इसने कहा है कि इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है। आपने H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट एक खाया है, वो एब्जॉर्ब हुआ इंटेस्टाइन से, मेटाबोलाइज हुआ लिवर से और रीनल ट्यूब्यूल से एक्सक्रीट हो गया। ठीक है, ये हो गई फार्माकोकाइनेटिक। अब आगे फार्माकोडायनामिक क्या है इसकी, ये है फार्माकोडायनामिक। फार्माकोडायनामिक इस ड्रग की मैं पहले ही स्टार्ट में बता चुका हूँ कि इसने हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देना। अच्छा, आप सोचते हैं कि ना ये हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉक हो गया तो हमारे पास क्या क्या नहीं हो सकेगा। ये नहीं हो सकेगा कि ये हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉक हो गया तो गैस्ट्रिन जब हिस्टामिन रिलीज करवाएगा एंटेरोक्रोमोफिन सेल से। मैं बताता हूँ, एक मिनट फिर से बताता हूँ। एंटेरोक्रोमोफिन सेल से ये जब रिलीज करवा देगा, हिस्टामिन रिलीज ही नहीं होने देगा, रिलीज तो हो जाएगी, एक्ट ही नहीं होने देगा इस पैरेटल सेल पे, तो कहाँ से हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप काम करना है, क्योंकि तीनों चाहिए थे। कहाँ से HCl प्रोड्यूस होना है और कहाँ से एसिडिटी होनी है बंदे को। ठीक है, तो इसका प्राइम टारगेट ये रिसेप्टर है। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक इसकी ये है कि आपने इसकी एक गोली खा ली, मेडिसिन ले ली H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट की, वो आपके स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन में आई, इंटेस्टाइन से ब्लड में अब्सॉर्ब हो गई, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लिवर में किया उसने, फिर उसने जाके एक्ट करने के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रीनल ट्यूब्यूल से सेक्रीट हो गई। सब लिखा हुआ है इधर। ठीक है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन है, मेटाबॉलिज्म लीवर में है और सेक्रीशन रीनल ट्यूब्यूल से। ये इसकी फार्माकोकाइनेटिक है। ठीक है, जितनी आपको जानना जरूरी है। अगर आप बिग कैट्सन देखेंगे तो उसके अंदर इसका फार्मूला एटसेट्रा वो काफी चीजें लिखी हुई होती हैं, लेकिन इतना आपको जानना जरूरी है। बाकी अगर आप डी फार्मेसी कर रहे होते तो बाकी आपके लिए तब जानना जरूरी था। खैर, तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब आते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट के अंदर आती हैं। कौन कौन सी ड्रग्स हैं। अच्छा, एक और बात, ये जो लिखी हुई आई है ना कि सप्रेस नॉक्टर्नल गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन। ठीक है, ये MCQ पॉइंट है। ये इसलिए होता है, अब इसके पीछे ना साइंस समझे क्या होता है। होता इस तरह है कि जो रात को हम सो रहे होते हैं ना, और तब जो है एसिडिटी होती है जब उठते हैं, तो खास तौर पर तब ये हिस्टामिन एक्ट कर रही होती है खाली स्पाइरल सेल पे। ठीक है, इस पे ये एक्ट कर रही होती है, इस वजह से एसिडिटी हो रही होती है। तो खास तौर पर रात में एसिडिटी के लिए, नॉक्टर्नल गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए H2 या हिस्टामिन रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट यूज होते हैं। ठीक हो गया, ये MCQs पॉइंट है, ये मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ है, ये नोट कर लो अपने पास। लिखा हुआ भी है लेकिन इसको हाईलाइट कर लो बुक में। अच्छा, अब आते हैं इसकी ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं। ड्रग्स पहली तो है सिमेटिडीन, दूसरी है रेनिटिडीन, फिर है फेमोटिडीन, फिर है निज़ेटिडीन। फार्मा में हमने देखा होगा कि ना ये स्पेसिफिक जो डीन होता है या फिर एंड वाला अप्राजोल होता है, ये स्पेसिफिक कोई क्लास होती है ड्रग्स की, तो तभी उसके एंड में ये आ रहा होता है। तो जिसके एंड में डीन आए, ठीक है, डीन आए, वो सब जो है हिस्टामिन रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट है।
अब इसका यूजेस किधर किधर होता है, गर्ड में होता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज में होता है, गैस्ट्राइटिस में होता है। गैस्ट्राइटिस का मतलब ये होता है कि अगर आप जो है गैस्ट्रिक एसिड, अगर आपने सपोज करें एनसिड्स ली हुई है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ये प्रोफिन पे हैं या फिर नेप्रोक्सिन पे हैं, काफी अरसे से बंदा खा रहा है, गाउट का पेशेंट है या फिर रीमाटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, तो ये ड्रग्स जो होती है ना, ये जाके प्रोस्टाग्लैंडिन सेक्रीशंस खत्म कर देती है। ठीक है, तो गैस्ट्राइटिस हो जाता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये उसके अंदर भी ये H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट यूज होना है। अच्छा, ये जितने भी ड्रग है ना जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सारे इन सब में यूज होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक है। जैसे मैंने एंटीसिड बताया था ना, वक्ती तौर पर अगर आपको एसिडिटी हो रही हो, ठीक है, कोई स्पाइसी चीज खाने के बाद वक्ती तौर पर, या फिर आप खा के लेट गए हैं, तो उसके लिए यूज होता है एंटीसिड। जो H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट है, ये 1970 के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई थी। तब इसका ना बड़ा जोर होता था कि अल्सर हो तो H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट देते हैं। लेकिन 1980-90 में ना प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आ गए थे। वो जो है वो इसका बाप है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो उसने जो है ना, इसका जो एक्शन है ना, ये खासतौर पर सिर्फ नॉक्टर्नल गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन में भी थोड़ा सा इसका रोल आ गया। वरना जो है इसका अब तो खास तौर पर इसके ऊपर एक रिसर्च हुई है कि यार ये जो है कैंसर कोज करता है लॉन्ग टर्म में। तो ये जो है काफी ज्यादा मना करते हैं लेने से, लेकिन कुछ जो है वो अभी भी इनकी जरूरत पड़ती है। ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल खत्म होगी ये क्लास, इसकी जरूरत पड़ती है। तो अब आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स में। डायरिया, हेडेक, मायल्जिया, कॉन्स्टिपेशन, फिर से मैंने मायल्जिया लिख दी है। तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट हैं। इनमें से खास तौर पर जो सिमेटिडीन होता है ना, सिमेटिडीन, अब ये देखो, ये मैं लिख रहा हूँ इधर, सिमेटिडीन वर्सेस रेनिटिडीन। ठीक है, एक एससीक्यू है, पास पेपर्स में एक एससीक्यू आया हुआ है। मैं कल टॉपिक खत्म होने के बाद सारे आपको एससीक्यूज मार्क करवा दूंगा इस चैप्टर के, जो जो पास पेपर्स में आए हुए हैं। खैर, ये एक एससीक्यू है कि व्हाई रेनिटिडीन रेनिटिडीन इज बेटर देन सिमेटिडीन, यानी रेनिटिडीन बेटर है, सिमेटिडीन बुरी है, क्यों? उसका जवाब है इसके साइड इफेक्ट्स में से कि जो सिमेटिडीन है ना, वो P450 जो है, पढ़ा होगा आपने अपनी जनरल फार्माकोलॉजी में, अगर आपको पढ़ाई है, पढ़ा तो दी है, अगर आपने रिवाइज की है, तो P450 जो है इसको ये कर देता है इनहिबिट। ठीक है, इसका इनहिबिशन हो जाएगी तो लिवर मेटाबॉलिज्म इनहिबिट होगा। तो सोचो कि लिवर क्या कर रहा है, लिवर ना मुसलसल जो है आपके स्टीरॉइड्स को प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, और भी बाकी काम है। लेकिन जब ये इनहिबिट हो जाता है ना, तो एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट आता है। ठीक है, जब वो आता है तो गायनेकोमेस्ट्रिया हो जाता है, और लिबिडो जो है वो डिक्रीज हो जाता है। लिबिडो इज द लिबिडो मतलब कहते हैं कि ना सेक्स करने की जो एक बंदे का मेंटल स्टेटस होता है उसको, खैर वो कम हो जाता है। ठीक है, तो जो गायनेकोमेस्टिया हो जाता है और लिबिडो कम हो जाता है सिमेटिडीन से, तो इस वजह से सिमेटिडीन को हम, हाँ, सेक्सुअल ड्राइव। अच्छा, तो सिमेटिडीन को इस वजह से जो है हम नहीं लेते। ठीक है, तो सेक्सुअल ड्राइव कम कर देता है और गायनेकोमेस्टिया जो है वो कॉज कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि ये जो एंड्रोजन है ना, जो P450 से प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो नहीं प्रोड्यूस होते। एस्ट्रोजन जो है वो सही से काम नहीं करता बंदों के अंदर, तो एस्ट्रोजन मुसलसल जो है उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, वो नहीं होता, तो गायनेकोमेस्टिया हो जाता है और सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाती है। थैंक यू तशफीन बताने के लिए। मुझे, मैं अक्सर लफ्ज भूल जाता हूँ और मुझे याद नहीं आते हैं तक मैं क्या बोलना चाहता था और क्या नहीं बोला मैंने। तो ये हैं कुछ ड्रग्स जो आमतौर पर H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट हैं जो पाकिस्तान में यूज होते हैं। जेंटेक का तो नाम आपने काफी सुना होगा कि जेंटेक दवाई दी है डॉक्टर ने मुझे, जेंटेक। ठीक है, इसके अलावा टेगामेट भी होती है, पेप्सिड भी एक होता है। ये खार पेप्सिड जो है ये पाकिस्तान में शायद आता है या नहीं आता पता, लेकिन ये जेंटेक तो आ रहा है। ठीक है, ये रेनिटिडीन है, H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट।
अच्छा, अब आते हैं तीसरी क्लास की तरफ जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। टाइम क्या हो रहा है, मेरे पास घड़ी नहीं है, टाइम भी साथ साथ देखते हैं, खैर अभी काफी टाइम। अच्छा, तो जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है ना, इस टाइम ये बेस्ट चीज है जो कि हर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एसिड पेप्टिक डिजीज में यूज होती है। दिस इज द बेस्ट, द गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक हो गया? तो गोल्ड स्टैंडर्ड ये है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। होता क्या है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, करता क्या है, फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक क्या है? ठीक है, इसकी फार्माकोकाइनेटिक जो है, पहले ये है ये कि फार्माकोकाइनेटिक ये एक लिपोफिलिक वीक बेस है। ठीक है, लिपोफिलिक का मतलब क्या, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, लिपोफोबिक, लिपोफिलिक मतलब ये लिपिड एब्जॉर्ब, मतलब लिपिड एब्जॉर्ब होगी तो आसानी से सेल में पास कर जाएगी। एक वीक बेस है, ठीक है, जो कि बहुत ओरल में फॉर्म में भी होते हैं और इंट्रावीनस फॉर्म में भी आती है। अब समझो इसकी फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है। मैंने एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर खाया, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा पास्ता खा लिया, मुझे पसंद है तो मैंने बहुत ज्यादा खा लिया और मैं वो खा के सो गया सीजन देखता हुआ। तो जब मैं उठा हूं ना तो तबाही मची गया, एसिडिटी, हार्ट बर्न सब हो रहा है। तो मैंने फौरन उठ के ना एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले लिया। अब इसने करना ये है, ये गया मेरे मुंह से, फार्माकोकाइनेटिक फॉलो करो इसकी, मुंह से होता हुआ स्टमक तक पहुंचा। जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है ना, वो एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स होती हैं, मतलब कोटेड इसलिए होती है जिस तरह हमारा जो स्टमक है उसमें म्यूकोजा की लाइनिंग है कि इसे एसिड डाइजेस्ट ना करे, इसी तरह ये जो टेबलेट होती है ना, इस पे एक कोट होता है ताकि इसको स्टमक का एसिड जो है ये डाइजेस्ट ना करे। समझो ये टेबलेट बनी हुई है मेरा किसी ड्राइंग में, और इसके ऊपर जो है इसका कोट है, ठीक है, तो ये पीपीआई है। तो ये जो है जब आपके स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होता, इसकी ये बात होती है, ये कोड इसका डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो असल प्रो ड्रग है ना, ये कोड डाइजेस्ट हो गया, असल प्रो ड्रग जो है ये बचता है इंटेस्टाइन के अंदर। जब इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचा ना ये चीज, इंटेस्टाइन के अंदर ये चीज पहुंची, तो इसने ये किया कि इंटेस्टाइन के अंदर जो है एब्सॉर्ब हो गया, ठीक है, खून में गया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गुजरा लिवर में, खून से होता हुआ आया ये प्राइटल सेल के अंदर, ठीक है, और वहां पे कंसंट्रेट हो गया। फिर से सुनो, हुआ ये, मैंने गोली खाई, गोली मेरे मैदे में डाइजेस्ट ना हुई, ठीक है, मेरे स्टमक में डाइजेस्ट ना हुई, वो गई मेरे इंटेस्टाइन्स के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर डाइजेस्ट हुई, उसका कोड डाइजेस्ट हुआ, प्रोड्रग एब्जॉर्ब हुआ, खून से होते हुए मेटाबॉलिज्म पास करके वो मेरे प्राइटल सेल के अंदर आके कंसंट्रेट हो गया। तो ये है इसका फार्माकोकाइनेटिक। तो ये मैंने एक टेबल आपका लिया हुआ है नीचे डिक कैड्सन से, ठीक है, तो इसका सारा याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको आइडिया के लिए दिया हुआ है कि ये सारे ड्रग्स होते हैं जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, लेसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रबिप्राजोल, डेक्सामेथासोन, इनकी ये डोजेज होती हैं, ठीक है, दिन में 4 दफा लेना है, दिन में 1 दफा लेना है। वैसे आमतौर पर जो कहते हैं कि नाश्ते से 1 घंटा पहले लेनी होती है, अक्सर आप में से किसी का अगर फादर मदर अंकल आंट एटसेट्रा, या फिर आपको भी किसी डॉक्टर ने कहा है तो वो ऐसे कहते होते हैं। इनका ये हाफ लाइफ है, ये बायो अवेलेबिलिटी है। देख रहे हो बायो अवेलेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा है, एक्सोमेप्राजोल और लेंसोप्राजोल की बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा है, मतलब लॉन्ग एक्टिंग है, जबकि आमतौर पर जो यूज हो रहा है ओमेप्राजोल उसकी इतनी है, ठीक है। अब आते हैं इसके फार्माकोडायनेमिक की तरफ। करता क्या है ये चीज, मैंने पास्ता ज्यादा खाया, मैंने खा लिया, तो मुझे इसका फायदा क्या होना है, फायदा मुझे ये होना है इसका कि फिजियोलॉजी को मैनिपुलेट करना है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नाम से क्या आ रहा है, प्रोटॉन पंप, पीपीआई इसका शॉर्ट है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, कि इसने ये जो प्रोटॉन पंप है, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप है ना, इसने इसका बेड़ा गर्क करना है, ठीक है। फिर से हमने एक फिजियोलॉजी मैनिपुलेट की इस ड्रग ने, इसने इस ड्रग को इनहिबिट कर दिया। अब ये ड्रग जो है ना, हमने पीछे पढ़ा था, मैं अगर बड़ी डायग्राम आपको दिखाऊं, याद आपको, हमने पीछे पढ़ा था, ये देखो पीछे
पढ़ा था कि यहाँ पे जितना भी सब चल रहा है ना, इसका जो मद्दे मुद्दा है ना, वो है ये पार्टिकल सेल का। तो जब पीपीआई ने ये ब्लॉक कर दिया तो पीछे जो मर्जी हंगामा होता रहा। एक ब्लॉक लगा हुआ है, सपोज करो, एक और एग्जांपल देता हूँ। सबने एहतजाज शुरू कर दिया कि यार जो है सारे जो हैं कॉलेजेस बंद हैं, कब से हम घरों में रह रहे हैं, हमारे पास कुछ करने को नहीं है, नेटफ्लिक्स पूरा खत्म कर लिया हमने देख देख के, अमेजोन भी उड़ा दिया सारा। खैर, तो सारे पहुंच जाते हैं सीएम के घर के बाहर। अब जो बाकी ड्रग्स कर रहे थे ना, वो कर रहे थे पुलिस का काम, ठीक है। जो पुलिस थी ना, वो थी H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट। जो बैरियर्स थे वो थे एंटासिड्स। उन्होंने थोड़ा सा रोका, लेकिन हमने ना सबने कुटास लगा के हम पहुंच गए सीएम के घर के बाहर, या फिर शफकत महमूद के घर के बाहर। अब जो शफकत महमूद की घर की दीवारें हैं ना, वो है ये पार्टिकल सेल, ठीक है। तो हम जो मर्जी कर लेना, पीछे जो मर्जी हंगामा करते रहे, हम इसको पास नहीं कर सकते, ठीक है। काफी बड़ी बड़ी दीवारें हैं हमारे पास, कोई वो पहले वाले इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि बड़े ट्रक और वो हम कुछ नहीं लाए हुए। खैर, तो हम उन दीवारों को क्रॉस नहीं कर सकेंगे। तो सपोज करो कि ये जो पीछे जो था ना, ये गैस्ट्रिन जो जी सेल था, वो था एक बैरियर था, ठीक है। ये जो था आगे हिस्टामिन H2 रिसेप्टर, ये आंसू गैस थी, और ये एंड में ये दीवार आ गई, ठीक है, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस फॉर्म। तो इस दीवार को गिराता कौन है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये सबका बाप है, मैंने पहले स्टार्ट में कहा था, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसने जब इसको इनहिबिट कर दिया, तो पीछे से चाहे गैस्ट्रिन आता रहे, चाहे हाइड्रोजन वो आता रहे, चाहे आप पत्थर मारो, चाहे आप जो है जहाज उड़ाओ, कागज वाले जहाज, असल वाले नहीं, तो जो भी करो ना, तो इसको टच से मत नहीं हो, ठीक है। क्योंकि इसने जो मेन जो है ना, दीवारों पे कब्जा किया हुआ है, दीवार नहीं गिरने देगा ना, ये हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप को नहीं हिलने देगा। तो ये इनहिबिट करता है इस प्रोटॉन पंप को, ताकि जो एसिड जो है ना, वो किसी सूरत ना रिलीज हो, चाहे पीछे गैस्ट्रिन भी आ जाए, हिस्टामिन भी आ जाए, वेगस नर्व की भी ड्राइव आ जाए, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये इसको बिल्कुल एसिड सिक्रीट ना करने दे। ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये जो है ना, मैंने आपकी फिर से बिग कैटसन से ली है। ये एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और आपको वो जो एगोनिस्ट है ना, उनके दरमियान एक कंपैरिजन है कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ड्रग काफी ज्यादा पावरफुल है, कौन सा कम है। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि पहले 1970 में तो ये जो था ना, ये बंदा, ये H2 एंटेगोनिस्ट। लेकिन अब आ गया प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। उसने कहा कि नहीं यार, तुम छोड़ो, मैं नए दौर की इजाद हूं, तो ये अब सबसे ज्यादा गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया। तो ये ग्राफ में देखो, नीचे लिखा हुआ है टाइम ऑफ द डे, और ऊपर लिखा हुआ है, ये साइड पे लिखा हुआ है एक्टिविटी, एसिडिटी, सॉरी एसिडिटी, ठीक है, मीडियन एसिडिटी। स्टमक का ग्राफ बनाया हुआ है एसिडिटी वर्सेस टाइम का। तो इसके अंदर ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हमने जब दे दिया ना, तो ये देखो एसिड की प्रोडक्शन जो है ना, जीरो पे चल रही है, जीरो पे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे बम्प आया जब आपने थोड़ा सा ज्यादा खाना खाया, लेकिन स्टिल जो इतना नॉर्मल आना था ना, ये रेड नॉर्मल लाइन को शो कर रहा है, ये H2 के एक्शन को शो कर रहा है, पीपीआई के एक्शन को शो कर रहा है, लेकिन बहुत माइनर है, जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इधर देखो H2 में, आपने खाई, कम चल रहा था, आपने लंच किया, ये स्पाइक आई, आपने चाय भी, ये स्पाइक आई, डिनर खाया, ये स्पाइक आई, फिर से स्नैक खाया, ये स्पाइक आई, लेकिन स्टिल वो टोटल एसिडिटी से कम है। तो इफेक्टिवनेस तो है इसकी, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस का लेवल क्या है? H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट का लेवल ये है, ठीक है, जबकि पीपीआई का लेवल ये है। तो कम एसिड कौन ज्यादा एक्ट कर रहा है? पीपीआई, ठीक है। सबको आजकल सारे सबको यही याद होता है, पीपीआई। आपको भी याद, सबके बाद से यही याद होता है। अच्छा, जरा मैं 1-2 मिनट सांस ले लूं, मैं गला सूख गया, पानी पी लूं जरा।
अच्छा मैं ग्राफ फिर से समझा देता हूँ आपको। देखो इस ग्राफ में ना ये जो रेड है ना, अब मैं लिखता हूँ जो रेड से है वो रेड से लिखता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये रेड से शो हो रहा है कि नॉर्मल एसिड कितना प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, ये जो ब्लू में है ना, ब्लू में, सॉरी ये तो रेड में था, ये शो कर रहा है कि H2 एंटेगोनिस्ट ने कितना एसिड कम किया। ठीक है, और ये जो ग्रीन में आ रहा है ना, ग्रीन का मतलब है कि पीपीआई ने कितना एसिड कम किया। ठीक है, तो ये था, एक मिनट ये मैं इसे मिटवा के फिर से लिख दूं, इसका कलर चेंज हो गया, फिर से आप लोगों को मुश्किल होगी। अच्छा, ये जो रेड से था ये था नॉर्मल एसिड सेक्रेशन। ठीक है, ये था H2 एंटेगोनिस्ट देने के बाद एसिड सेक्रेशन, और ये थी पीपीआई के बाद एसिड सेक्रेशन। इसमें आयशा कुछ भी नहीं किया हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है इन तीनों को कंपैरिजन में बताया गया है कि नॉर्मल एसिड सेक्रेशन इतनी होती है, जब H2 एंटेगोनिस्ट लेंगे तो एसिड सेक्रेशन इतनी कम हो जाएगी, और जब पीपीआई लेंगे तो तब तो खत्म ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब बताया गया इसके अंदर। तो ये था ग्राफ का कंपैरिजन, जो आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ज्यादा चीज जो मेडिकल में इंपॉर्टेंट है ना, वो नंबर लेना नहीं है, डिस्टिंक्शन लक की गेम है। पढ़ लिया आपने आ गई, ना पढ़ा कोई वाइवा एग्जामिनर गंदा आ गया तो आपकी ना आई। लेकिन असल चीज जो है ना वो है काबिलियत। ठीक है, जो सीख रहे हो ना वो ऐसा सीखो कि जब दूसरे को सिखाओ ना तो वो कहे कि यार बहुत अच्छा सिखाया। ठीक है, और जब खुद डॉक्टर बन के बैठे हो ना तो पेशेंट को वो दवाई दो जिसमें उस पेशेंट का फायदा हो और आपका एक नाम हो। ठीक है, देख रहे हो तो डॉक्टर तो सारे बन जाते हैं, लेकिन कोई कोई नाम वाला होता है कि कहते हैं हाँ यार वो तो बड़ा अच्छा डॉक्टर है। तो वो अच्छा डॉक्टर चाहे वो मीडियोकर स्टूडेंट भी हो, ठीक है, वो तब भी बन सकता है। तो ये ना समझें कोई कि भाई मेरी डिस्टिंक्शन नहीं आती तो मैं तो ये ना हो सकता, लेकिन क्या पता उसके पास नॉलेज आपसे ज्यादा हो। ठीक है, इंशाल्लाह आप बहुत सारे ही अच्छे डॉक्टर बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चलो, अब पढ़ते हैं आगे पीपीआई में। ड्रग्स हमने पढ़ ली, अब यूजेस में आते हैं। इस ये तो हर जगह यूज होता है, गर्ड में भी यूज हो सकता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज में भी यूज हो जाता है, स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस में भी, एनसेड्स रिलेटेड अल्सर्स में भी, स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोजल ब्लीडिंग में भी, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया में भी, और जिलिंगल एडिसन सिंड्रोम में भी। अच्छा, अब आप में से कौन सा ये बताएगा बंदा मुझे कि जो स्ट्रेस रिलेटेड अल्सर है वो किस तरह बनता है, सेक्रेशन की फिजियोलॉजी पढ़ी, किस तरह बनता है स्ट्रेस रिलेटेड अल्सर। किसी को पता है स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोजल ब्लीडिंग या स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस का क्या फिनोमेना है, किस तरह बन रहा होता है वो? आप स्ट्रेस ले रहे हैं, आपका अल्सर किस तरह बना है मेदे में, क्या क्या चीज बना रही होती है? अच्छा, मोर सिनोटिन सिक्रीशन। ठीक है, और कुछ? कुछ भी बता दो यार, गलत बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कोई आपको जज नहीं करना, कुछ भी बताओ, तुक्का लगाओ। बिल्कुल सही लिखा आपने, गुलाम दस्तगीर, वेल डन, बहुत अच्छा लिखा आपने। वेगल एक्टिवेशन, मोर वेगल एक्टिवेशन। ठीक है, हाँ शायद वेगस एक्टिवेशन, बिल्कुल। मोर सीरोटोनिन सिक्रीशन तो इतना नहीं हो सकता, माइनर लेवल की बात है, लेकिन जो मेजर जो है ना मोर वेगल सिक्रीशन, हमने पीछे पढ़ के आए हैं कि वेगस नर्व का काम हो रहा है डायरेक्ट जी सेल पे भी, डायरेक्ट एंटेरोक्रोमोफिन सेल पे भी, और डायरेक्ट किस सेल पे, पैराइटल सेल पे भी। तो जब ये होता है कि ना स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस खासतौर पर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस तो आपका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है ना वो एक्टिवेट करता है आपके वेगस सिस्टम को। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, मुसलसल एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अल्सर का खतरा होता है। लेकिन इस सब के लिए हल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ऐसा वैसे मुझे फील आ रहा है मैं शायद
एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की आप सबको। खैर ये सबसे अच्छा होता है, फिर से मैंने कर दिया एडवर्टाइजमेंट। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब होता है इसके साइड इफेक्ट्स, बुराइयां भी कर रहा हूँ मैं इसकी। जहाँ पे किसी ड्रग के प्लस इफेक्ट्स हैं वहां पे उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि जब भी आप नॉर्मल फिजियोलॉजिक मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं ना बॉडी की, तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आते हैं। साइड इफेक्ट क्या आएगा? सबसे पहला तो है, मैं जो समझता हूँ सबसे पहला वो है इंक्रीज रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी और जीआईटी इंफेक्शन। हमने बचपन में पढ़ा हुआ है 9-10 क्लास में भी, फिजियोलॉजी में भी, कि यार जो एसिड प्रोडक्शन होती है ना स्टमक के अंदर, वो स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है और फूड के बैक्टीरिया को मारता है, जरासीम मारता है। तो जब हम एसिड सेक्रेशन ही रोक देंगे तो आपको रेस्पिरेटरी और जीआईटी इंफेक्शन ज्यादा होने का खतरा है। ठीक है, इसके अलावा यार डायरिया भी हो सकता है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट करो तो हाइपर गैस्ट्रीनीमिया भी हो सकता है। अच्छा, आप कौन मुझे बताएगा कि यार ये तो हाइपर गैस्ट्रीनीमिया कैसे हो गया, मतलब लॉन्ग टर्म में किस तरह ये अफेक्ट आया? हर अफेक्ट का वजह होती है, आपको वो समझना हर चीज की जरूरी नहीं है, ये माइनर होती है। हाइपर गैस्ट्रीनीमिया क्रोनिक ट्रीटमेंट में कैसा आया, कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि किस तरह? नहीं, लेकिन फीडबैक गैस्ट्रिन इंक्रीज हुई लेकिन फिर भी अफेक्ट ना पड़ा, क्या हो रहा है? हाँ, फीडबैक हो रही है गुलाम दस्तगीर, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन एक लफ्ज है अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर। ठीक है, हुआ ऐसे कि जब ना आपका ये गैस्ट्रिन रिसेप्टर काम नहीं कर रहा था ना, तो अप रेगुलेशन होगी गैस्ट्रिन रिसेप्टर की। ठीक है, गैस्ट्रिन ज्यादा बढ़ने लग गया, हाइपर गैस्ट्रीनीमिया हो गया। तो ये इसका क्रोनिक ट्रीटमेंट का एक इफेक्ट है। ये हो गया आपका पीपीआई खत्म। ये आप पीपीआई आमतौर पर देखते हैं राइजिक और ओमेगा, ये तो आमतौर पर हर बंदा ही देता है राइजिक और ओमेगा। प्रोटियम और जोपेंट भी कुछ डॉक्टर देते होते हैं, ये प्रोटियम अच्छी दवाई है काफी, ओमेगा भी अच्छी दवाई है, सारी अच्छी है। जो जो है ये आपने देखा होगा कि सारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं। ठीक है, 20 मिलीग्राम की फॉर्मुलेशन में भी आते हैं, 40 मिलीग्राम की फॉर्मुलेशन में भी आते हैं सब। अच्छा, अब आगे जो है वो है म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट। ठीक है, इसके अंदर ये नाम से जो हो रहा है कि इसने म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करना है। इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, एक है सुक्रालफेट, एक है कोलाइडल बिस्मथ, और एक है प्रोस्टेडनिंग एनालॉग मीसोप्रोस्टोल। ठीक है, तो पहले है सुक्रालफेट। ये क्या होता है? सुक्रालफेट एल्यूमिनियम सुक्रोज सल्फेट इसका पूरा नाम है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक ये होती है कि ये जो ड्रग है ना, ये जाके आपकी जो अल्सर वाली जगह है ना, ये देखो, ये यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा है, यहाँ पे अल्सर हुआ है। ठीक है, अल्सर में म्यूकोजा स्लफ ऑफ हो गई है, तो ये वहां पे जाके एल्यूमिनियम सुक्रोज सल्फेट लग जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम सुक्रोज सल्फेट लग गया, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बन गई उसकी। अभी प्रोटेक्टिव कोटिंग बनी कैसे, कैसे लगता है यार? उसका ग्लू थोड़ी लगी हुई होती है उसके साथ जो लग जाता है, वो इस तरह लगता है कि जो सुक्रोज सल्फेट होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज, जबकि जो बेस ऑफ अल्सर पे प्रोटीन्स होती हैं वो होती हैं पॉजिटिवली चार्ज। ये चीज आपके मीनिंग में नहीं लिखी हुई, ये नोट कर लेना खास तौर पर, ये वाला जो पॉइंट है ना, कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो उस पर बाइंड कर जाता है और एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देता है, ताकि एसिड आके मजीद उस अल्सर को एक्ट करके परफोरेट ना कर सके। ठीक है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम हमने पहले भी पढ़ा है कि कॉन्स्टिपेशन करती है, एंटासिड में पढ़ा था। ठीक है, तो ये है सुक्रालफेट। सुक्रालफेट आमतौर पर आज की दुनिया में सुक्रालफेट जो है वो इतना इस्तेमाल नहीं होता। जो अल्सर के पेशेंट होते हैं उनमें डॉक्टर किसी किसी को देते होते हैं, जो काफी हाई केसेस होते हैं, कि उनको साथ चलो पीपीआई भी दे दिया, साथ सुक्रालफेट भी दे दिया। ठीक है, ताकि डबल प्रोटेक्शन होगी, ताकि जो अल्सर वाली जगह है जल्दी हील अप हो जाए। तो अब आता है दूसरा प्रोटेक्टिव एजेंट, वो है मीजोप्रोस्टोल। मीजोप्रोस्टोल ना एक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है। अब पढ़ते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन करता क्या है। ठीक है, हम देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन की फिजियोलॉजी क्या है, याद करो।
PGE2 खास तौर पर, PGE2 रिसेप्टर होते हैं स्टमक के ऊपर, ठीक है, वो म्यूकोजल प्रोटेक्शन का काम करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन जब आके लगता है। साथ ही वो जो है बाइकार्बोनेट सेक्रीट करते हैं, एसिड की सेक्रीशन कम करते हैं, म्यूकोसा लाइनिंग को अच्छा करते हैं, ये सब कार्य है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। अब काम ये है कि मैंने आपको पहले बताया था एनसेड वाला जो अल्सर है ना, एनसेड वाला जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होते हैं ना, वो आके इस प्रोस्टाग्लैंडिन को ना, मैं ड्रॉ कर देता हूं आप लोगों को, जो एनसेड्स होते हैं ना वो आके प्रोस्टाग्लैंडिन को नेगेटिवली इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो नेगेटिवली इनहिबिट हो गया, जब नेगेटिवली इनहिबिट हो गया तो उसने क्या करना है, प्रोस्टाग्लैंडिन ने ना बाइकार्बोनेट सेक्रीशन करनी है, ना म्यूकस सेक्रीशन करनी है, ना म्यूकस सेक्रीशन करनी है, ठीक है, ये सब काम हो जाते हैं। तो एनसेड ये कर देता है और इस तरह अल्सर बना देता है। तो इसके लिए हम मीजोप्रोस्टोल को यूज करते हैं। जो मीजोप्रोस्टोल है ना, वो जो है म्यूकस भी बना देता है, बाइकार्बोनेट सेक्रीशन भी कर देता है, ब्लड फ्लो भी इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से अल्सर जो है खत्म हो जाता है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट होता है क्रैम्पिंग, एब्डोमिनल पेन और साथ में डायरिया। आगे आते हैं, जो थर्ड है प्रोटेक्टिव एजेंट वो है कोलाइडल बिस्मथ, ठीक है। कोलाइडल बिस्मथ जो है वो क्या करता है, उसके ना काफी ज्यादा इफेक्ट है, काफी ना काम का ड्रग है। इसने एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट भी करना है, एक बंदे को डायरिया उसकी स्टूल फ्रीक्वेंसी भी खत्म करनी है, एंटेरोटॉक्सिन को भी सिक्वेस्टर करना है और प्रोटेक्टिव कोटिंग भी बनानी है। तो जब भी किसी बंदे को या तो फूड पॉइजनिंग से डायरिया हो जाए, कुछ डॉक्टर्स जो हैं कोलाइडल बिस्मथ देते होते हैं ताकि उसकी जो स्टूल की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो, उसकी इंटेस्टिनल मोटिलिटी कम हो, उसके एंटेरोटॉक्सिन्स जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं बैक्टीरिया की वजह से वो कम हो जाएं, ताकि वो बंदा जल्द ठीक हो जाए। साथ साथ ये प्रोटेक्टिव कोटिंग भी करता है। ये एसिड पेप्टिक डिजीज में इतना इसका काम नहीं है जितना इसका फूड पॉइजनिंग वगैरह में काम है। इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि कोलाइड जो है वो ब्लैक स्टूल्स बनाता होता है, ठीक है। तो ये हो गया कोलाइडल बिस्मथ। अब आते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ जो है एंटीबायोटिक्स, जिसमें एमोक्सिसिलिन भी यूज होती है, क्लेरिथ्रोमाइसिन भी यूज होती है, मेट्रोनाइडाजोल और टेट्रासाइक्लिन। इसके लिए एक निमोनिक है एम कैट का, ठीक है। अब तो एमडी कैट हो गया, लेकिन आप इधर एमडी कैट कर सकते हैं। तो एमडी कैट का जो निमोनिक है ना वो इधर लगा सकते हैं आप, ठीक है। मेट्रोनाइडाजोल, बिस्मथ कंपाउंड, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ये सारे यूज होते हैं एसिड पेप्टिक डिजीज के अंदर, खास तौर पर अल्सर के अंदर। क्यों यूज होते हैं यार एंटीबायोटिक, क्यों यूज होते हैं अल्सर के अंदर, कौन मुझे इसका जवाब देगा। एंटीबायोटिक क्यों यूज होते हैं अल्सर के अंदर, क्या चीज है जो एंटीबायोटिक, जिस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक मार रही है। एच पाइलोरी, बिल्कुल गुड। एच पाइलोरी मार रही, एच पाइलोरी को खत्म कर रही। पहले समझा जाता था कि यार ये जो अल्सर हो रहे हैं ना इसमें कोई रीजन नहीं है, लेकिन एक साइंटिस्ट होता था तो कहते हैं ना पगला सा दीवाना सा, एच पाइलोरी वो कहता फिरता था, सही है। तो उसने ये किया कि एच पाइलोरी के स्पेसिमन को ब्रीड किया, ठीक है, उसका मीडियम में उसे बना के ना ब्रोथ, उसने वो पी लिया, उसको अल्सर नहीं था, उसको कुछ दिनों बाद अल्सर हो गया। तो ये परफेक्ट हो गया कि यार ये जो एच पाइलोरी है ना ये करता है खास तौर पर ये पेप्टिक अल्सर्स, ये खास तौर पर पेप्टिक अल्सर्स करता है। तो आमतौर पर अगर किसी को अब अल्सर हो जाए ना तो डॉक्टर जो है ना वो एक रेजिमन देते होते हैं दवाइयों का, जिसके अंदर एंटीबायोटिक होती है, पीपीआई होता है, और साथ में जिसके अंदर क्या होता है, एंटीबायोटिक होती है प्लस पीपीआई होता है प्लस सुक्रालफेल्ट होता है, जो कि आमतौर पर देते हैं 15 दिनों के लिए या फिर कोई डॉक्टर 7 दिनों के लिए दे देते हैं। और एंटीबायोटिक जो हैं वो 1 या 2 यूज होती हैं आमतौर पर, या तो मेट्रोनाइडाजोल और
टेट्रासाइक्लिन यूज होते हैं, या फिर एमोक्सिसिलिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन यूज होती हैं। जो मेट्रोनाइडोजोल जिनको एलर्जी हो इसकी, उसमें ये सारी यूज होती हैं। खैर, ये कंक्लूड करता है आपके टॉपिक को, एसिड पेप्टिक डिजीज को। आप मेरे से क्या पूछ रही हैं? अल्सर में एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो जाए, ये सवाल पूछ रही हैं आप मेरे से, या मुझे जवाब दिया मेरे पहले सवाल का? चलो सही। चलो, अब ये टॉपिक आपका आज का खत्म हो गया। मैंने कहा आज सिर्फ आपको ये पढ़ाऊँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये एक दो डायग्राम मैंने डाली हुई है, ये उस सब को कंक्लूड करती हैं। ये लिपिन कोड से आपकी डायग्राम मैंने ली हुई है। ये डाइसाइक्लोमीन क्या चीज है? डाइसाइक्लोमीन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। डाइसाइक्लोमीन एक, जो कि ये इसको रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। सिपेटिडीन जो है हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, और मीसोप्रोस्टोल जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन पे एक्ट करती है। ये सारे जो हैं प्रोटीन काइनेज बनाते हैं जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो मेट्रोजोल डायरेक्ट इनहिबिट कर रहा है प्रोटॉन पंप को। तो ये पूरा एक समरी होगी जो आज हमने पढ़ा है। ये अगली भी, ये मैंने कैप्लान से ली हुई है, ये भी समरी होगी कि ये देखो सुकराल फील्ड जाके ये डायग्राम ना, अगर आप सिर्फ यही डायग्राम याद कर लो ना, बड़ी प्यारी डायग्राम है कैप्लान में, यही याद कर लो ना, तो आपको पूरा जो अभी एसिड पेप्टिक डिजीज के ड्रग्स हैं वो समझ आ जाएंगे। देखो, वन बाय वन। एसिड पढ़ा, वो एसिड को खत्म कर रहा है। ठीक है, सल्फेट पढ़ा, वो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पढ़ा, वो इसको इनहिबिट कर रहा है। हिस्टामिन एंटागोनिस्ट हिस्टामिन को खत्म कर रहा है। मस्करीनिक एंटागोनिस्ट इसको खत्म कर रहा है। मीसोप्रोस्टोल जो है वो इसको कर रहा है। ठीक है, गैस्ट्रिन जो है वो इसको कर रहा है। तो ये सब हमने अभी पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये सब पढ़ लिए हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज का आज का आपका टॉपिक खत्म हो गया है। कल हम इंशाल्लाह बाकी टॉपिक जो है इसका जीआईटी फार्माकोलॉजी का वो खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए। एक दफ़ा इसे रीड कर लीजिएगा, मिनी से भी और कैप्लान से भी, और अगर दिल करे तो बिग से भी मेरा लेक्चर एक दफ़ा देख लीजिएगा, मैं अभी भेज देता हूँ। और अगर आपको किसी को कुछ समझ ना आई हो तो मुझे बता दें, मैं फिर से बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। 100 दफ़ा मेरे से पूछे, मुझे कोई मसला नहीं बताने में, मुझे उल्टा खुशी होती है कि आप लोग सुन रहे हैं मेरे साथ, और सब बता रहा हूँ तो आप समझ रहे हैं। हाँ जी, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? अच्छा, प्रोस्टाग्लैंडिन का इफेक्ट बताओ। ये देखो, प्रोस्टाग्लैंडिन का इफेक्ट एक और डायग्राम में आपको अगर दिखा सकूं। यू आर वेलकम एवरीवन, यू आर सो मच वेलकम। मैं अभी आपको जवाब दे देता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? सोलिंगर एलिसन का भी बता देता हूँ आपको, एक मिनट ज़रा रुक जाएं। मैं ज़रा प्रोस्टाग्लैंडिन के इफेक्ट के लिए ना एक तस्वीर से आपको समझाता हूँ, वो आपको सही समझ आएगी। स्क्रीन शो हो रही है मेरी, या फिर मैं यहाँ से इमेज डाउनलोड करके स्क्रीन शेयर करूँ? खैर, वो आपकी ना उसके अंदर डायग्राम बनी हुई थी काफ़ी अच्छी। अगर आप पैथोलॉजी देखेंगे ना अपनी स्पेशल में, काफ़ी अच्छी डायग्राम बनी हुई थी। खैर, थोड़ा नाम अभी नहीं मिलेगी, मैं कल आपको दिखाऊंगा डायग्राम के साथ। अभी खैर इसे समझ लें आप। अच्छा, होता ही है कि ना, यहाँ पे ना म्यूकोजा होता है। ठीक है, स्टमक में ब्लड सप्लाई हो रही होती है। हमें पता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो आपने पढ़ा हुआ होगा इकोसानॉइड्स वाले चैप्टर में, वो स्टमक के लिए एक प्रोटेक्टिव रोल का काम करते हैं। किस तरह काम करते हैं कि उन्होंने ब्लड सप्लाई को बेहतर बनाना है,
म्यूकस और बाइकार्बोनेट सिक्रीशन करनी है, ठीक है। अब सपोज करो एनसेड ली प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये भी करते हैं साथ साथ, तो साथ साथ वो बाकी काम भी करते हैं, इन्फ्लेमेशन में भी काम करते हैं, तो एनसेड ली ताकि प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉक हो जाए। गंदे वाले तो ब्लॉक हो गए, अच्छे वाले का भी बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है। तो ना जो है आपकी ये स्टमक लाइनिंग खराब हो जाएगी, आपका म्यूकस और बाइकार्बोनेट नहीं बन सकेगा। जब ये नहीं बन सकेगा तो तब जो है आपका स्टमक इरोजन हो जाएगी, अल्सरेशन हो जाएगी। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन का एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है, और इसको जब ब्लॉक कर दें एनसिड से तो वो अल्सर बना देता है। अच्छा, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम ये होता है कि, अच्छी बात आपने पूछा, मैं बताना भूल गया। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसके अंदर जो है गैस्ट्रिन की ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। अब जब गैस्ट्रिन की ओवर प्रोडक्शन हुई बॉडी के अंदर तो ऑटोमेटिकली एसिड जो है वो ज्यादा सेक्रेट हो गया, कि गैस्ट्रिन जो है ना वो बहुत ज्यादा बनने लग जाता है। जब बहुत ज्यादा बना तो एसिड ज्यादा सेक्रेट होने लग गए और ऑटोमेटिकली अल्सर्स हो गए। जब फूड नहीं है इसके बगैर भी गैस्ट्रिन बनने लग गया। इस सिंड्रोम को कहते हैं जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। और सवाल? चलें, थैंक यू सो मच। चला, कल मिलते हैं।